1881 एक 210 फीट लंबा शिप एलियन ऑस्टिन लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा है। मौसम बिल्कुल क्लियर है, न कोई तेज हवा न कोई तेज लहर। ये अपनी डेस्टिनेशन की आधी दूरी तय कर चुका है। शिप के कुछ क्रू मेंबर को एक अनजान शिप अपनी तरफ आते दिखाई देती है। ये टाइम पायरेट्स का टाइम था, जो समंदर से आने जाने वाले शिप्स में लूटपाट करते थे, जैसे आपने जॉनी डिप की पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवीज में देखा होगा। देखते ही देखते ये शिप इनके बिल्कुल करीब आ जाती है, बट इसमें अभी तक कोई इंसान नजर नहीं आया। एलियन ऑस्टिन के कैप्टन डिसाइड करते हैं कि वो इसके अंदर जाएंगे। अपनी शिप को इस अनजान शिप के साथ लगाकर वो कुछ दिन वेट करते हैं कि मे भी कोई अंदर हो तो बाहर आ जाएगा। 2 दिन के बाद वो इसके अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही कैप्टन के होश उड़ जाते हैं। इस शिप पर काफी महंगी चीजें लोड होती हैं, बट इस शिप पर ना कोई क्रू होता है ना ही कोई कैप्टन। सिर्फ सामान लेकर समंदर के बीच ये शिप पहुंची कैसे? अगर पायरेट्स ने इन पर अटैक करा होता तो इनके सामान लूट लेते, बट वो भी बिल्कुल अनटच रखे हुए थे, बिल्कुल ही रॉ, जैसे अभी लोड करे गए। ऐसी शिप को समंदर के बीच में छोड़ के चले जाना एलियन ऑस्टिन के कैप्टन को सही नहीं लगता। कैप्टन अपने कुछ क्रू मेंबर्स को उस शिप को साथ लाने के लिए बोलते हैं। अगले 2 दिनों तक ये शिप इनके साथ चलती है। अचानक से वेदर खराब होता है और तेज तूफान के चलते शिप लापता हो जाती है। तूफान रुकने के बाद कैप्टन उस शिप को ढूंढने लगते हैं। काफी सर्च के बाद ये अजनबी शिप उनकी तरफ आते हुए दिखाई देता है। जब ये उस शिप के नजदीक जाकर देखते हैं तो उसमें से इनके सारे क्रू मेंबर्स लापता होते हैं। ऑस्टिन के कैप्टन को लगता है कि मे बी वो इस तूफान में कहीं गिरकर डूब गए होंगे। वो दोबारा उसे अपने साथ लेकर जाने का सोचते हैं और एक बार फिर से कुछ नए क्रू मेंबर्स को इस अनजान शिप पर भेजते हैं और फिर से वही सेम स्टोरी। शिप अपने आप वापस आती है। उसमें रखा सारा सामान बिल्कुल सेफ, बट एक भी क्रू मेंबर नहीं होता। एलियन ऑस्टिन के कैप्टन जब न्यूयॉर्क पहुंचकर ये इंसिडेंट अपने शिप ऑनर को बताते हैं तो शिप ऑनर डर जाता है। इतना डर जाता है कि एलियन ऑस्टिन शिप को ही बेच देता है। बाद में इस शिप का नाम चेंज करके मेटा रख दिया जाता है। जिस एरिया में इंसिडेंट होता है उस एरिया को आज हम कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल। The Bermuda Triangle. Bermuda Triangle. Bermuda Triangle. The Bermuda Triangle. बरमूडा ट्रायंगल की ऐसी बहुत सी स्टोरीज और इंसिडेंट है जो डरावने और दिल दहला देने वाले हैं। नमस्कार, वेलकम एंड खुशामदीद। मेरा नाम है नुरैन। आज हम देखेंगे दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक बरमूडा ट्रायंगल की कुछ लेजेंड्स और उसके साथ इस पर हुए कुछ रियल इंसिडेंट। बट उसके पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। दोस्तों, आते हैं अपनी टॉपिक पर। बात करेंगे एक रियल इंसिडेंट की जिसने पूरे यूएस नेवी को हिला कर रख दिया। 5 दिसंबर 1945 दोपहर 2 बजे 5 अवेंजर टर्पीडो बॉम्बर्स अमेरिकन नेवी के प्लेन्स एक रूटीन ट्रेनिंग के लिए फोर्ट लॉडरेल नेवल एयर स्टेशन से उड़ने वाले हैं। सब कुछ क्रॉस चेक करा जा रहा है। नॉर्मली इस ट्रेनिंग में एक प्लेन 3 लोगों को कैरी करता है, जिसमें एक पायलट, एक गनर और एक रेडियो ऑपरेटर होता है। बट इसका एक मेंबर आज के दिन लीव पर होता है। इन 5 फ्लाइट को लीड करते हैं लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर, एक वेटरन्स जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कई मिशन पर जा चुके हैं और वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। सब कुछ क्लियर है। दोपहर के 2:10 पर ये अपने लीडर के साथ अटलांटिक ओशन की ओर उड़ान भरते हैं। मौसम बिल्कुल ही साफ है। करीब 2 घंटे तक ये अपनी ट्रेनिंग कर चुके होते हैं। तभी फ्लाइट लीडर को अपने कंपास में कुछ अजीब सी हरकत दिखाई देती है। वो अपना एक दूसरा बैकअप कंपास निकालते हैं, लेकिन वो भी मेल फंक्शन कर रहा होता है। दूसरी प्लेन से पूछा जाता है, बट सबके कंपास मेल फंक्शन कर रहे होते हैं। टेलर जो इन्हें लीड कर रहे होते हैं यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि वो गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर है और वो अपने क्रू मेंबर को ईस्ट की डायरेक्शन में चलने को कहते हैं, जबकि उन्हें प्लेन्स को सनसेट की डायरेक्शन में ले जाना था। इस कमांड पर उनके कुछ क्रू मेंबर्स वेस्ट की तरफ जाने की बात कहते हुए सुने जा सकते हैं। Damn it, if we could just fly west, we would get home. Head west, damn it. बट टेलर ईस्ट की तरफ जाने का जोर देते हैं और सब ईस्ट की डायरेक्शन में जाने लगते हैं। बाद में कुछ रिपोर्ट्स आती हैं जिनसे पता चलता है कि इनमें से एक प्लेन वेस्ट की तरफ निकल गया था। सनसेट हो चुका है। फ्लाइट लीडर का एक लास्ट रेडियो मैसेज क्रू मेंबर को आता है। All planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. We all go down together. और इसके बाद ये फ्लाइट्स कहीं गायब हो जाती हैं। अमेरिकन नेवी इमीडिएटली इसकी सर्च में एक पीबीएम मरीनर फ्लाइंग बोट 13 क्रू मेंबर के साथ भेजती है। इनको जरूर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलती है दोस्तों, बट 20 मिनट के अंदर ही ये सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर क्राफ्ट भी गायब हो जाता है। अगले 2 दिन उस टाइम का वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन चलाया जाता है। नियरली 10 लाख स्क्वायर माइल की टेरिटरी कवर करी जाती है, बट ना तो फ्लाइट 19 का पता चलता है और ना ही फ्लाइंग बोट का। ना तो इनके कोई पार्ट्स मिलते हैं, ना ही किसी क्रू मेंबर्स की बॉडी। कुछ सालों बाद 1963 में इसी के सिमिलर एक इंसिडेंट और होता है, जिसके बाद 1964 में गैडिस एक मैगजीन लिखते हैं जिसका टाइटल होता है द लेजेंड ऑफ बरमूडा ट्रायंगल, और यहीं से इसका नाम पड़ता है बरमूडा ट्रायंगल। हालांकि इसके पहले इसके कई नाम थे, जैसे डेविल ट्रायंगल, लिम्बो ऑफ द लॉस्ट, द ट्विलाइट जोन एंड वुडो सी। गैडिस अपने इस मैगजीन में कई सारे पॉपुलर इंसिडेंट को एज अ स्टोरी पेश करते हैं, जिसके थ्रू वो इस जगह को एक मिस्टीरियस प्लेस जैसा साबित करना चाह रहे थे। लेकिन उनके पास भी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं था जिससे ये प्रूफ हो पाए कि वाकई में कोई मिस्टीरियस प्लेस है। इस मैगजीन के पब्लिश होते ही ये इतनी पॉपुलर हो जाती है कि इसके बाद बरमूडा ट्रायंगल पर कई सारे
आर्टिकल्स, बुक्स, सॉन्ग्स और इवन मूवीज तक बननी स्टार्ट हो जाती है, जिनमें से कई सारी में भी आपने भी देखी होगी। अगर देखी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक हमने इसके कई सारे इंसिडेंट के बारे में बात की और उन सब पर लोगों की अलग अलग थ्योरी और अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, जिस पर बिलीव करना मुश्किल है। बट इसकी जो रिलेटेबल और थोड़ी फैक्चुअल लगने वाली थ्योरीज हैं, जो साइंटिफिक और इसको काफी हद तक प्रूव भी करती हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। इनमें से एक एक्सप्लेनेशन है जो थोड़ी ज्योग्राफिकल है और मैग्नेटिज्म पर बेस्ड है। आप इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं और ये तब होता है जब हम कंपास का यूज करते हैं। ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने कुछ दिन पहले एक रिसर्च में पाया कि अगर पानी में मीथेन हाइड्रेट गैस की क्वांटिटी ज्यादा है तो वहाँ के पानी में बबल्स बहुत उठेंगे, जिसकी वजह से इस पर चीजों का फ्लोट कर पाना काफी टफ हो जाता है। और बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में मीथेन हाइड्रेट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है, जिसके चलते शिप्स अपनी बाउंसी मेंटेन नहीं कर पाती और डूब जाती है। एक और एक्सप्लेनेशन यहाँ के पानी के कलर को लेकर दी जाती है। जब हम सैटेलाइट के थ्रू इस एरिया को देखते हैं तो ओशन के दूसरे पार्ट से इसके पानी का कलर अलग दिखाई पड़ता है और ये एरिया बहुत ही सैली है। ये जो कैरिबियन आइलैंड का हिस्सा है बहामास के पास, दरअसल ये ज्यादा गहरा नहीं है, जिसके चलते जब शिप्स यहाँ चलती थी तो चलते चलते फंस जाती थी। ऐसा इसलिए कि पानी के अंदर जो हिडन सॉइल होते हैं वो पानी के कलर की वजह से दिखाई नहीं देते। तीसरी जो थोड़ी क्लोज एक्सप्लेनेशन लगती है वो है इस पूरे एरिया में हैरिकेन्स का सबसे ज्यादा आना। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में 3 ऐसी जगह हैं जहाँ हैरिकेन्स सबसे ज्यादा आते हैं। इनमें नंबर 1 पर है चाइना और उसके बाद है अमेरिका और फिर क्यूबा। अमेरिका में सबसे ज्यादा हैरिकेन्स फ्लोरिडा में आते हैं, जो कि बर्मुडा ट्रायंगल में ही आता है, और क्यूबा भी बर्मुडा ट्रायंगल पर पड़ता है। अब अगर हम इन दोनों को मिलाकर देखें तो ये एरिया दुनिया का सबसे ज्यादा हैरिकेन्स वाला एरिया बन जाता है। तो हैरिकेन्स और वाटर स्पाउट ये 2 मेन कॉज हो सकते हैं। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो मेरे हिसाब से सबसे रिलायबल लगती है वो बेस्ड है ह्यूमन साइकोलॉजी पर, वाटर-मैनहॉफ इफेक्ट या फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। इसमें क्या है कि जब हम किसी चीज को पहली बार नोटिस करते हैं तो वो चीज हमें बार बार होती हुई दिखाई देती है। सपोज कि आप एक कार लेते हैं, मान लो कि आपने क्रेटा ली, उसके बाद आपको हर जगह क्रेटा दिखने लग जाएगी, और यही बात बर्मुडा ट्रायंगल के लिए भी बोली जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ से कई सारे शिप्स प्लेन गायब हुए हैं, लेकिन ऐसे इंसिडेंट सिर्फ बर्मुडा ट्रायंगल पर ही होते हैं ये कहना सही नहीं है, क्योंकि दुनिया के और ओशंस में ऐसे इंसिडेंट होते रहे। लेकिन जब बर्मुडा ट्रायंगल की स्टोरीज लोगों के बीच पॉपुलर होने लगी तो लोग इसे ज्यादा नोटिस करने लग गए। अमेरिका की द नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जो भी इंसिडेंट हुए हैं बर्मुडा ट्रायंगल पर आज तक, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है बाकी दूसरे इंसिडेंट से जो दूसरे किसी ओशन पर हुए हों। लॉरी कूचे जो ऑथर है द बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व बुक की, उन्होंने इसे ह्यूमन साइकोलॉजी वाले एक्सप्लेनेशन से सॉल्व करने की कोशिश की। अपनी बुक में उन्होंने लिखा कि स्टार्टिंग के तो कुछ इंसिडेंट सही थे, लेकिन बाद में लोग अपनी अपनी कहानियां बनाने लग गए। एलिन ऑस्टिन की स्टोरी को वो इसी कैटेगरी में रखती हैं। यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड तो बर्मुडा ट्रायंगल के एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानता। उनका मानना है कि यह एरिया हैवी ट्रैफिक वाला है, जिसकी वजह से ऐसे मिस्टीरियस इंसिडेंट हो जाते हैं। अब अगर हम ये तीनों चीज एक साथ रखें तो बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री सॉल्व होती लगती है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन रिसर्चफुल और नॉलेजेबल लगी हो और ऐसे ही फैक्टफुल वीडियो देखना पसंद करते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट दोस्तों।